हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जौहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फिर आपकी सेवा में मैं हाजिर हो गया हूँ पीटीटी बीएसटीसी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी लेकर दोस्तों। और आज जो सेशन रहने वाला दोस्तों वो 100 प्रश्नों का रहने वाला है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले हैं मैंने कि बीएसटीसी और पीटीटी में अगले जो वर्ष के अंदर पूछे गए प्रश्न उनके बारे में बात करने वाले हैं। और एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और फटाफट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए क्लास को। और आपकी स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न आ चुका है वो क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बाड़मेर दे रखा है, जैसलमेर दे रखा है, डूंगरपुर दे रखा है, जयपुर दे रखा है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जैसलमेर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जैसलमेर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर ऐसा बताया जाता है कि ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसीलिए मरुस्थल के अंदर जनसंख्या निवास कम करती है, इसीलिए यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला के नाम से ये जाना जाएगा। कौन सा, जैसलमेर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, इसका फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए आप कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर वहाँ कम जनसंख्या का पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया घनत्व वाला जिला। तो ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पर जनसंख्या ही कम रहेगी तो वहाँ पर घनत्व भी कम होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और आगे और चलते हैं कि तीसरा जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना कि पर्यटन दिवस से एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाएगा। इस बात का आप ध्यान जरूर रखना दोस्तों, इस बात पर आप गौर करना, मेरी बात पर गौर जरूर करना कि दिवस से एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है कि 25 दिसंबर दे रखा है, 27 सितंबर दे रखा है और 29 जनवरी दे रखा है, 28 जून। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है मेरे दोस्तों 27 सितंबर हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला, 27 सितंबर। ठीक है ना, आगे चलते हैं कि शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है, शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। शरद जो महोत्सव, चलो दोस्तों कि हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है, शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और जो शरद जो महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाएगा मेरे दोस्तों, माउंट आबू के अंदर मनाया जाएगा। कहाँ पर, माउंट आबू। क्योंकि मैं दूसरे ऑप्शन पर गौर करूंगा ही नहीं, जो इसका आंसर है सीधा बताऊंगा। और इसके बाद देखा जाए तो एक माउंट आबू के अंदर ही ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, ग्रीष्म महोत्सव। इस बात को ध्यान रखना, महोत्सव से भी एक प्रश्न आपका टपकेगा, एग्जाम के अंदर जरूर टपकेगा। कल आपका पीटीटी का एग्जाम है, एक बार इस क्लास को देख के चले जाना, आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। 5वां नंबर का जो प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों। ठीक है ना, ये पूछा गया है कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, और कौन सा है ये बताओ मुझे, कौन सा है राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा NH 919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, NH 919 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ से भी प्रश्न टपकेगा, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर खूब पढ़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे। चले ना आगे, चलो ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। 6 नंबर का जो प्रश्न आ गया, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो बूंदी जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। और माणिक्यलाल वर्मा का यहाँ पर नाम आ गया है, माणिक्यलाल वर्मा का यहाँ पर नाम आ गया है। लेकिन कांतिलाल चौथानी के साथ एक आदमी का नाम और बोल रहा हूँ, ऋषि दत्त शर्मा। कौन थे, इसके साथ एक और थे कि ऋषि दत्त शर्मा दोस्तों। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा का यहाँ पर नाम आ गया, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में एक बात करेंगे। इनका भी संबंध कहाँ से है, तो ध्यान रखना, इनका भी संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है दोस्तों। किस प्रजामंडल से, मेवाड़ प्रजामंडल से। जय नारायण व्यास
आगे हैं और इनका भी संबंध किससे है, तो ध्यान रखना इनका संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। ठीक है ना, आगे चलते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? राजस्थान के इतिहास के जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हिस्टोरिका, वेद व्यास और कर्नल जेम्स टोड और क्या दे रखा है, तो ध्यान रखना देवीलाल सांबर। हिस्टोरिका, ठीक है ना दोस्तों, हिस्टोरिका को छोड़ते वेद व्यास। भारत के इतिहास का जनक अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, वेद व्यास। ठीक है ना दोस्तों, भारत के इतिहास का जनक कौन हो जाएगा, वेद व्यास। और राजस्थान के इतिहास का जनक कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड। कौन हो जाएंगे, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किस बाबा का नाम से जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था दोस्तों, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक थी द इनहांस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों, 1829 के अंदर लिखी गई थी। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए इसके बाद और भी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और देखा दोस्तों, एक ऑप्शन और दे रखा है कि देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर वो बंदा है दोस्तों जिसने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया था देवीलाल सांबर के द्वारा। और ध्यान रखना देवीलाल सांबर है कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आपसे एक प्रश्न यहाँ पर और कि रेल वाले बाबा के नाम से अगर आपसे प्रश्न आ जाए, क्या दोस्तों यहाँ पर रेल वाले बाबा, ठीक है ना दोस्तों, रेल वाले बाबा, अगर रेल वाले बाबा के नाम से प्रश्न आए तो रेल वाला जो बाबा है वो रेल वाला बाबा कौन सा है, तो ध्यान रखना राल वाला बाबा किशनलाल सोनी। कौन है दोस्तों, किशनलाल सोनी। यहाँ पर हमारा जो आंसर यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो इसके जो रचनाकार थे वो चंद बरदाई थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में रहते थे, है ना, उनके दरबार में रहते थे। और इनका जो मूल नाम था पृथ्वी भट्ट था दोस्तों। क्या नाम था, पृथ्वी भट्ट था। इनका मूल नाम क्या था, पृथ्वी भट्ट था। इसके बाद देखा जाए तो और भी बात करेंगे कि और भी बात करेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे जो बात करने वाले हैं कि खुमान रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? खुमान रासो के रचनाकार कौन है? खुमान रासो के रचनाकार कौन है, इसके बारे में ये जो प्रश्न है वो दोस्तों आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है वो देख के आ जाना कि इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ध्यान रखना आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इस मैं जो आंसर पूछता हूँ उनके बारे में बताते ही नहीं हो कि इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा मैं मान रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे जो 10वें नंबर का आगे जो प्रश्न आ गया है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आपके फ़ोन पर कौन सा आ गया है, तो ध्यान रखना राजस्थान के किस जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती दोस्तों। यहाँ पर मैं आपके सामने अभी के अभी राजस्थान का नक्शा बनाता हूँ और ये राजस्थान का नक्शा बनकर दोस्तों आपके सामने तैयार हो गया 1 सेकंड के अंदर। चलो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा यहाँ से क्या गुजरती है, यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर गुजरती है। राजस्थान के अंदर ऐसा बताया जाता है 26 किलोमीटर गुजर, टोटल जो कितने किलोमीटर गुजरती है, 26 किलोमीटर। ठीक है ना, आगे बढ़ते दोस्तों, आगे चलते हैं कि राजस्थान 11वें नंबर का जो प्रश्न आ चुका है आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर। फटाफट आजकल हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, पीटीटी का एग्ज़ाम है कल और हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, चलो राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ पर होता है? ठीक है ना, नमक उत्पादन कहाँ पर होता है आपको पता होगा, सांबर झील, डिडवाना, लूणकरण। सर लूणकरण सर जो झील है दोस्तों वो कहाँ पर हो जाएगी, लूणकरण सर जो झील है वो कहाँ पर हो जाएगी, इस बीकानेर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी,
लूणकरण सर जो झील है वो कहाँ पर हो जाएगी, बीकानेर के अंदर। डिडवाना जो वर्तमान में जो जिला बन गया दोस्तों, नया जिला डिडवाना कुचामन के अंदर आ जाएगी। सांबर भी झील है, सांबर भी झील क्या है तो ध्यान रखना है खारे पानी की झील है। ये तीनों जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों, इसीलिए इन तीनों झीलों के अंदर क्या होगा, नमक उत्पादन का कार्य किया जाएगा। तो इसीलिए हमारा 4th नंबर का जो आंसर है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है, किस नदी में उपलब्ध है, राज्य में सर्वाधिक सतही जल किस नदी में उपलब्ध है, ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बनास। क्या हो जाएगा बनास हो जाएगा। आगे चलते हैं कि दोस्तों और भी दुर्ग पूछेगी। यहाँ पर 13वें नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन आपके फोन के अंदर आ चुका है कि 13वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, तो बेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है, बेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये वाली बात हो जाती है। और ये प्रश्न दुर्ग से टपक गया दोस्तों। और ध्यान रखना चंबल और बामनी नदी के किनारे कौन सा है तो ध्यान रखना वो हो जाएगा हमारा बेसरोडगढ़। कौन सा हो जाएगा, बेसरोडगढ़, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए काली सिंध और आहो नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है तो ध्यान रखना काली सिंध और आहो नदी के किनारे, काली सिंध और आहो नदी के किनारे अपना घाघरोन दुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, घाघरोन दुर्ग हो जाएगा। और घाघरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है तो ध्यान रखना वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए घाघरोन दुर्ग के अंदर क्या है तो ध्यान रखना घाघरोन दुर्ग के अंदर संत पीपा की छतरी है दोस्तों। किसकी है, संत पीपा की छतरी है। संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह था। क्या था, प्रताप सिंह। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम्र है, राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक नम्रता के अंदर आता है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश किसको कहते हैं, ये राजस्थान का नक्शा है दोस्तों। इस राजस्थान के नक्शे के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश। यहाँ पर जयपुर है, जयपुर को हम कहते हैं ढूंढाड़ प्रदेश। यहाँ पर मारवाड़ है और ये जोधपुर वाला क्षेत्र मारवाड़ हो जाएगा। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र योध्य प्रदेश कहलाएगा दोस्तों। अलवर भरतपुर वाले क्षेत्रों को मत्स्य प्रदेश भी कहते हैं। और ध्यान रखना कि बांगड़ क्षेत्र कौन सा है, बांगड़ क्षेत्र में यहाँ पर राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ और इस बांगड़ क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो कौन सा वाला क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो भाग, यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो बीच का भाग है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, बांगड़ क्षेत्र, ठीक है ना। और जो बात करते हैं इसका आंसर तो हमारा 1 हो जाएगा। और बांसवाड़ा यहाँ पर दे रहेगा, चलो ठीक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर उस प्रदेश को हम कहते हैं वागड़ प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। 15वां नंबर का जो प्रश्न आ गया है यहाँ पर हमारे सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, कि राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये राज्यों के अंदर, हर राज्य के अंदर क्या होता है, एक राज्यपाल होता है जो भारत सरकार का नेतृत्व करता है दोस्तों। और इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है तो ध्यान रखना इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है, 155। किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है, 155, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाए कितनी बार लगाया गया, ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। कितनी बार पूछा गया, और 4 बार लगाया गया। कितनी बार लगाया गया, 4 बार लगाया गया। आगे चलते हैं, आगे और बात करेंगे हम। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों। तो कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 30 दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे जो बात आती है कि राजस्थान हाई कोर्ट मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखना अभी वर्तमान में जो नियुक्ति की गई है उनके बारे में तो प्रश्न 100% आने वाला है। ये मैं कसम से बोल रहा हूँ, दिल से नहीं बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। कसम खा के बोल रहा हूँ। अगर नहीं आए ना आपके बॉस का नाम बदलना, बॉस का नाम बदल के और कुछ और नहीं रखना, बॉस ही रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि माननीय श्री न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, माननीय श्री न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और माननीय श्री
न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है ये हो जाने वाला है कि एम श्रीवास्तव भी कहते हैं इसको, शॉर्ट के अंदर क्या कहते हैं, एम श्रीवास्तव भी कहते हैं। तो अपन एम रख लेना याद, एम याद रख लोगे और बाद में एम को इज्जत देने के लिए श्री लगा देते हैं। ऐसे वास्तव में हम क्या दे रहे हैं, इसको इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। एम को वास्तव में क्या दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो इज्जत किससे दी जाती है, श्री लगाकर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते आज आगे जो बात करेंगे कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों। राजस्थान में जो छावनी बोर्ड है इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, 1857 की क्रांति के समय ये बात पूछी गई है। तो ये कहाँ पर की गई, नसीराबाद में। कहाँ पर दोस्तों, नसीराबाद में। कहाँ पर की गई थी, नसीराबाद में। आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर जो क्रांति की शुरुआत भी होती है मध्य से होती है, मेरठ से होती है 10 मई, और राजस्थान के अंदर भी क्रांति की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो भी नसीराबाद से होती है, 28 मई 1857 को होती है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे जो बात करेंगे जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला जो परिषद है इसका जो अध्यक्ष होगा वो जिला प्रमुख ही होगा। कौन होगा, जिला प्रमुख होगा, है ना, जिला प्रमुख होगा। यहाँ पर 2 लिखना चाहिए, इसकी जगह 3 लिख दिया है तो आप समझ जाना। आगे चलते हैं, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। मतलब ये हमसे ये पूछा गया है कि प्राचीन समय में जो तक्षशिला था, तक्षशिला के बारे में नाम सुना होगा दोस्तों, इसको जला दिया था बाद में, ऐसा बताया जाता है। ये शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता था उस जमाने के अंदर, और ये किससे रिलेटेड था, ध्यान रखना, शिक्षा के केंद्र के रूप में संबंधित था, शिक्षा के केंद्र के रूप में ये विख्यात था दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना। राजस्थान की कौन सी विधानसभा के चुनाव वर्ष 2023 में संपन्न हुए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ये हल्को फल्को प्रश्न है लेकिन याद रखना है। राजस्थान की कौन सी विधानसभा के चुनाव वर्ष 2023 में संपन्न हुए दोस्तों, तो ध्यान रखना वो थे 16वीं। कौन सी विधानसभा, 16वीं। अगर 2024 में पूछा जाए तो 2024 में अभी हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए ना, लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के जो चुनाव हुए वो कौन से नंबर के थे, 70वीं लोकसभा थी ऐसा बताया जाता है। कौन सी थी दोस्तों, 70वीं। कौन सी लोकसभा थी, 70वीं ऐसा बताया। अभी जो गठन करेंगे वो कौन सी है, 70वीं। एक बार इसके बारे में कंफर्म कर लेना आप सब लोग। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है दोस्तों, वागड़। अब वागड़ में एक ही नदी बहती है सबसे बड़ी, आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया माही नदी। कौन सी नदी, किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, माही नदी, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान की ये क्या मानते हैं, इसको स्वर्ण, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे जो बात करेंगे, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की रुंडित नदी सरिता कहलाती, रुंडित सरिता कहलाती। ऐसी कौन सी नदी है जिसको रुंडित सरिता नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, वो कौन सी हो जाएगी, बाणगंगा। कौन सी हो जाएगी, बाणगंगा दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, बाणगंगा। कौन सी हो जाएगी, बाणगंगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो आपकी स्क्रीन पर 25वें नंबर का प्रश्न आ चुका है, और ये क्या कह रहा है, तो निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती दोस्तों, कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है, ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से चंबल नदी नहीं गुजरती है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना कि चंबल जो नदी कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ध्यान रखना वो झालावाड़ से नहीं गुजरती है। बाकी चित्तौड़गढ़ के अंदर, कोटा के अंदर, धौलपुर के अंदर, इन तीनों जिलों के अंदर गुजरती है, लेकिन एकमात्र जो जिला है ऐसा कौन सा जिला है, झालावाड़ दोस्तों, ठीक है। आंसर के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर की प्रश्न की ओर, इसके बारे में बात करेंगे। और 26वें नंबर का जो प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है दोस्तों, कि आपसे ये पूछा गया कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, वो जनजाति के बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, तो मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कौन है, भील जनजाति। कौन सी जनजाति, भील। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में ये जनजाति निवास करती है। चलो ठीक है, 27वें नंबर प्रश्न जो आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और
इसका आंसर देने की कोशिश करें आप सभी दोस्तों। चलो ठीक है, बात करते हैं कि ग्रास्य जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है दोस्तों। तो ग्रास्य जनजाति के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, ग्रास्य जनजाति राजस्थान की ये इस तरह का नक्शा है और इस तरह का नक्शे के अंदर देखा जाए तो ग्रास्य जनजाति यहाँ पर सिरोही के अंदर निवास करती है दोस्तों। कहाँ पर निवास करती है? सिरोही के अंदर। ग्रास्य जनजाति की तरह एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम वालर नृत्य। और वालर एकमात्र ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वाद्य विहीन दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र से किया जाता है वालर नृत्य। आगे चलते हैं, जसवंतड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। जसवंतड़ा के बारे में बात आगे है कि जसवंतड़ा कहाँ पर स्थित है, ये वाली बात कर रहे हैं कि जो जसवंतड़ा है वो जोधपुर में दोस्तों। जैसे आप मेहरानगढ़ जाओगे ना, मेहरानगढ़ दुर्ग जैसे ही आप पहुंचोगे वहाँ बीच रास्ते के अंदर ही क्या है, जसवंतड़ा है, जिसको राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का महल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंदर ताजमहल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सफेद संगमरमर से पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। ये वाली बात करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में दोस्तों, इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 के दिन नींव रखी थी। और करणी माता इसके द्वारा नींव रखने वाली अगर कोई माता थे तो वो करणी माता। और करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, जिसको चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, इसको इनके रिद्धुबाई इनका बचपन का नाम था ऐसा बताया जाता है। और दाढ़ी वाली डोकर भी कहा जाता है, इनको दाढ़ी वाली देवी भी कहा जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ये प्रश्न पूछा गया हमको। जसवंत सिंह है, मान सिंह है, स्वजय सिंह है, प्रताप सिंह कि हवा महल का जो निर्माण, हवा महल है कहाँ पर दोस्तों? जयपुर के अंदर। कहाँ पर है हवा महल? कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? प्रताप सिंह। 1799 के अंदर प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया। इसके 953 खिड़कियां दोस्तों। कितने खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं तो ध्यान रखना, 953 खिड़कियां। 953 खिड़कियां है, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर जिले में नहीं है? लेवल का प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा स्थान है वो जयपुर में नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो जय महल भी है, जल महल भी है, जयगढ़ दुर्ग पे, चंद्र महल भी, लेकिन ओनली फॉर कौन सा नहीं है तो विनय विलास महल नहीं है। ये मेरे हिसाब से अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं कि खंभों की छतरी, यहाँ पर खंभों की नीति जो यहाँ पर पूछा गया था, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। अगर 80 खंभों की छतरी पूछा जाए तो वो कहाँ पर है दोस्तों? अलवर के अंदर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात करेंगे 32वें नंबर के प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ है दोस्तों, ठीक है। सालिम सिंह मेहता की जो हवेली है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। की कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और भी हवेली यहाँ पर नतमल की हवेली है, सालिम सिंह मेहता की हवेली है, ऐसे। तो ध्यान रखना ये हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। 33वां नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है दोस्तों। रखन, चूप और मेस, फोनी। तो इसमें से देखा जाए तो दांत का जो आभूषण कौन सा नहीं है तो ध्यान रखना, दांत का जो आभूषण कौन सा नहीं है दोस्तों? दांत का जो आभूषण कौन सा नहीं है? इसमें से फोड़ी नहीं है। कौन सा नहीं है? फोड़ी नहीं है। आगे चलते हैं। 34वां नंबर का प्रश्न आ गया आपकी फोन की स्क्रीन में दोस्तों, देखिए इसके बारे में, पढ़ो इसको और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है दोस्तों? ऐसा कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना, शंकरिया नृत्य भी कालबेलिया जनजाति से, पणिहारी भी है, इंडोड़ी भी है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, गरबा जो है वो इस जाति से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे जो बात करेंगे, राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर चित्रकला का जो जनक है महाराणा कुंभा है दोस्तों। कौन है? महाराणा कुंभा है। आगे चलते हैं। पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है दोस्तों? अगर पशु पक्षियों से संबंधित आपको शैली पूछी जाए तो वो कौन सी है तो ध्यान रखना, बूंदी शैली। अगर शिकार से संबंधित शैली पूछी जाए तो वो होगी कोटा शैली। कौन सी दोस्तों? कोटा शैली। अगर अलवर शैली को और किस नाम से जाना जाता है? अलवर शैली। अलवर शैली के अंदर, अलवर शैली को बेसलो शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बेसलो शैली। जिस शैली के अंदर क्या होता है तो ध्यान रखना, जिस शैली के अंदर क्या होता है, अगर चित्रकार बॉर्डर को महत्व देते हैं तो बॉर्डर को महत्व देने वाली चित्र शैली को हम क्या कहेंगे? बेसलो शैली। और यहाँ पर वेश्याओं का भी चित्रण हुआ है दोस्तों, ठीक है। चावण चित्र शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय माना जाता है, लेकिन स्वर्ण काल जो रहता है अमर सिंह प्रथम के काल का रहता है। आमेर शैली कहाँ पर है? जयपुर है। कहाँ की है? जयपुर की, ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बंदेज जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बंदेज जो कला है दोस्तों, बंदेज जो कला है जयपुर और शेखावटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और शेखावटी की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्लैक पोट्री के बारे में पूछा गया है। और जो ब्लैक पोट्री है, ब्लैक पोट्री कहाँ की है? तो ध्यान रखना, ब्लैक पोट्री हो जाएगी आपकी कोटा की। कहाँ की हो जाएगी? कोटा की। ब्लैक जो पोट्री है वो कहाँ की है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की। आगे बढ़ते हैं। काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध दोस्तों? काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है? काष्ठ कला वो किस जिले की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, काष्ठ से संबंधित कुछ भी आ जावे तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। आगे चलते हैं कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो देखा जाए तो किसके द्वारा बनाया था? ध्यान रखना, अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा बनाया था दोस्तों? अजय राज के द्वारा। आगे जो बात करेंगे वो आगे 40वां नंबर का प्रश्न आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दो, सभी दोस्तों तक पहुंचा दो। अगर क्लास आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं लगी तो एक बार व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए दोस्तों। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे अपने दूसरे भाई बहनों का भी भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जौहर क्लासेज यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और दबा के लाइक ठोके, दबा के लाइक ठोकना। आपको अभी इस लाइक वाला बटन भी हिल जाना चाहिए, है ना? दबा के लाइक ठोके। बॉस का स्वभाव तो आप जानते ही हो, है ना? बॉस को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मेरे बच्चे अच्छे ही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ या आरंभ किस स्थान से हुआ दोस्तों? इसके बारे में हम वैसे पहले से ही बात कर चुके हैं, नसीराबाद से। कहाँ से? 28 मई 1857 को नसीराबाद से होता है दोस्तों। और भारत के अंदर पूछा जाए तो 10 मई 1857 को मेरठ से होता है दोस्तों। डूंगरपुर का एक शासक था जिसका नाम था शिवनाथ सिंह ने एरिनपुरा की जो मतलब सैनिक छावनियों वाले जो सैनिक थे उनके नेतृत्व किया था शिवनाथ के द्वारा। एरिनपुरा कहाँ पर पाली और यहाँ के ही सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए यहाँ पर आए थे। कहाँ पर आए थे? ध्यान रखना, अहुआ की ओर आए थे। और खुशहाल सिंह चंपावत के द्वारा क्या किया था? सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे को कब और कहाँ फांसी दी गई दोस्तों? तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? फटाफट बताओ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तात्या टोपे के बारे में पूछा गया है कि तात्या टोपे को कहाँ पर और कब फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी में दी गई थी दोस्तों। इनको फांसी दी गई थी। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आता है दोस्तों। कितनी बार आता है? 2 बार। सर्वप्रथम कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में आता है। दूसरी बार कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा के अंदर आता है। और भी देखा जाए तात्या टोपे अगर राजस्थान को छोड़कर अगर किसी रियासत में नहीं गया तो वो रियासत कौन सी थी? जैसलमेर रियासत थी। कौन सी रियासत थी दोस्तों? जैसलमेर रियासत थी। आगे बढ़ते, चलो ठीक है। आगे जो बात करने वाले हैं, संप सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत थे, गोविंद गिरी थे, नानक जी भील थे, गोकुल भाई भट्ट थे दोस्तों। तो ध्यान रखना, संप सभा के जो संस्थापक किसको माना जाता है? संप सभा के संस्थापक किसको माना जाता है? वो माना जाता है गुरु गोविंद या गोविंद गिरी को। ठीक है, इन्होंने 1883 के अंदर, कब दोस्तों? 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना की थी। और संप सभा का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा होता है। क्या होता है? भाईचारा। भाईचारा होता है। सिरोही के अंदर की थे, ऐसा बताया जाता है, सिरोही के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वागड़ के गांधी कौन है दोस्तों? वागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कि वागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? तो सागरमल गोपा को, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, विजय सिंह पथिक। इनका संबंध कहाँ से है? तो ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन से। इनका मूल नाम क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध, मूल नाम इनका भूप सिंह था। क्या था दोस्तों? भूप सिंह। अब देखा जाए, इन्होंने 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, 1917 के अंदर इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी हरियाली अमावस्या के दिन। और इनके साथ एक विद्यार्थी था, गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में सहायता की थी। किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप के नाम से। किसके नाम से? प्रताप समाचार पत्र कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी निकालता था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भोगीलाल पंड्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोगीलाल पंड्या। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की स्थापना हुई थी? जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा हुई थी
हितकानी सभा की स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखना दोस्तों, कब की गई थी, 1921 में। कब की गई थी, 1921 में की गई थी। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, दुधवा खारा आंदोलन जो किस रियासत से संबंधित है, अलवर रियासत से। किस रियासत से संबंधित है दोस्तों, अलवर। दुधवा खारा आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो वो अलवर रियासत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्वैया या पारवैया से तात्पर्य, पूर्वीय, पूर्वैया, जो पूर्वैया होती है वो पूर्वी से मतलब क्या तात्पर्य दोस्तों, ये हवा है दोस्तों, ये पश्चिम से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर चलने वाली हवा है, ठीक है ना। पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, पूर्वैया, क्योंकि पूर्व दिशा से चलती है ना। ये राजस्थान का नक्शा है और राजस्थान के नक्शे के अंदर देखा जाता है इस दिशा से इधर चलती है हवा, इधर चलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पूर्वैया कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है, तो बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है, बनास नदी पर। कौन सी नदी पर, बनास नदी पर बना। कौन सी नदी पर बना दोस्तों, बनास नदी पर। आगे चलते हैं, उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध दोस्तों, उस्ता कला आ जाए, मथेरन कला आ जाए, ये दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोनों प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, ये दोनों बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, दोनों बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंबे हैं, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, 1144, 1100 दोस्तों, 1111 दोस्तों, या फिर 1444 दोस्तों। तो रणकपुर जैन मंदिर में कितने हैं, तो ध्यान रखना 1444 से। इस रणकपुर जैन मंदिर का जो वास्तुकार था वो कौन था, देपाक था। कौन सा था दोस्तों, देपाक। कौन सा था, देपाक। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था धर्णक शाह के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया गया था, धर्णक शाह के द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीर सतसाई के रचयिता कौन है, वीर सतसाई का जो रचयिता है वो कौन है, सूर्यमल मिश्रण। अगर पूछा जाए वंश भास्कर के भी रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन भेड़ की नस्ल नहीं, तो जो है थार पारकर वो क्या नहीं है, भेड़ की नस्ल नहीं है, या फिर थार पारकर है या नहीं, ये बताओ। भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी नहीं, मंगरा नहीं। कौन सी दोस्तों, मंगरा नहीं है, ध्यान रखना। मेजा बांध कहाँ पर है दोस्तों, तो मेजा जो बांध है वो भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में। किस नदी पर है, कांकनी नदी पर। किस नदी पर है, कांकनी नदी पर। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं, निम्न में से किसे राजपुताना का अबुल फजल कहा जाता है। अगर राजपुताने का अबुल फजल पूछा जाए तो अबुल फजल जैसा जो कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद नैन्सी था। कौन था, मोहम्मद नैन्सी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे 100 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर 100 द्वीपों के शहर के नाम से कोई पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा। कौन सा होगा दोस्तों, बांसवाड़ा। इस बात ध्यान रखना, बांसवाड़ा जो होगा, 100 द्वीपों के शहर के नाम से प्रसिद्ध कौन है, बांसवाड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो बात करेंगे, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष से पूछा जाए तो कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी। अब देखना, यहाँ पर मैं राजस्थान का नक्शा बनाऊंगा और अपन सब देख लेंगे। ये राजस्थान है, ठीक है ना। अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो राजस्थान की कुल लंबाई कितनी होगी, 826 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, 826। अगर आपको पश्चिम से पूर्व पूछा जाए तो 829 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 829 किलोमीटर। अगर राजस्थान की टोटलिंग अगर पूरी सीमा कितनी है टोटल, तो 5920 है। कितनी है, 5920 है। अगर आपसे पूछा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है जो पाकिस्तान से साथ लगती है, 1070 है। कितने दोस्तों, 1070 है। इस बात का भी ध्यान रख लेना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 200। कितनी है दोस्तों, 200। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा, झालावाड़। अगर स्थान पूछा जाए आपसे, स्थान पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, माउंट आबू सिरोही होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्न में से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर राजस्थान में पूर्णतः सबसे
लंबी नदी बहने वाली कौन सी, ये प्रश्न मैं 2 बार करवा चुका हूँ, बनास नदी। कौन सी दोस्तों, बनास नदी। आगे बढ़ते हैं, राज्य की पहली बायो परियोजना कौन सी है। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को आप कैंसिल कर दो। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर है दोस्तों, वो कौन सा है, तो रणथंभौर है। कौन सा दोस्तों, रणथंभौर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा दोस्तों। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन है, तो ध्यान रखना, बास्केटबॉल। कौन है, बास्केटबॉल। राज्य खेल पूछा जाए कौन सा है, बास्केटबॉल। आगे बात करेंगे, निम्न में से सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है। निम्न में से सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, कौन सा है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना मुझे, क्योंकि कंफ्यूज लग रहा है इसके बारे में, इसलिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक मसाला उत्पन्न वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना, सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जो जिला कौन सा है वो कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 12। कौन सा हो जाएगा, 12। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर, ये पूछा जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर के अंदर। ठीक है ना। आगे बात करें, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए, राजस्थान के जो लिम्बाराम है वो किस खेल से जुड़े हुए दोस्तों। ठीक है, तो अगर लिम्बाराम जी की बात करें तो वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, वो किस से जुड़े हुए, तो ध्यान रखना, तीरंदाजी से। किससे जुड़े हुए, तीरंदाजी से। ये विकलांग है, ध्यान रखना। लिम्बाराम जी वो क्या है, विकलांग है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर, 284 खंभों की छतरी बूंदी हो जाएगी। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, डांग क्षेत्र करौली वाला क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, ये करौली वाला। करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे जो बात करेंगे, राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 10 जुलाई 2019 में शामिल किया गया दोस्तों। तो ऐसी जो बात है वो किसको शामिल किया गया था, जयपुर के परकेटों को। जयपुर का जो परकोटा है उसको 19 जुलाई 2019 में सम्मिलित किया गया था या शामिल किया गया था। आगे जो बात करें, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में नहीं स्थित है दोस्तों, तो अरावली पर्वतमाला में कौन सा किला नहीं स्थित है, कोमलगढ़ भी है, नाहरगढ़ भी है, चित्तौड़ भी है, लेकिन गागरोन नहीं है। गागरोन अरावली पर्वतमाला के अंदर नहीं आता है दोस्तों। आगे जो बात करेंगे, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक कौन है दोस्तों, तो मारवाड़ के इतिहास का अगर कोई पूछा जाए, नायक वगैरह सब कुछ आ जाए, तो वो कौन सा होगा, राव चंद्रसेन होगा। कौन होगा दोस्तों, राव चंद्रसेन। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, हल्दी घाटी, ये सबको पता होगा। हल्दी घाटी युद्ध किसके, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, और 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों, ध्यान रखना। चलो ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1576 दोस्तों। अब जो प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे, प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, कपूरचंद पाटनी थे। कौन थे दोस्तों, कपूरचंद पाटनी थे। अब जो बात करेंगे 72 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, और जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी दोस्तों। अगर जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी, तो ध्यान रखना, विद्याधर भट्टाचार्य। किसके द्वारा बनाई थी, विद्याधर भट्टाचार्य दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसके लिए थे दोस्तों, और किसकी है, पाथल और पीथल है किसकी, तो ये किसकी है, तो ध्यान रखना, ये है कन्हैयालाल सेठिया। किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बूंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी। ये प्रश्न मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको कि किसकी रचना की थी, इसने वंश भास्कर की रचना की थी। आगे जो बात करेंगे, आगे जो प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। अगर राजस्थान राज्य अभिलेखागार पूछा जाए, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है दोस्तों। ठीक है। आगे जो बात करेंगे, पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई,
जैसे याद रखना, पृथ्वीराज विजय की रोज रचना की थी जयानक ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? जयानक द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में पद्मावत ग्रंथ लिखा था दोस्तों। पद्मावत ग्रंथ लिखने वाला कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखा था? 1540 के अंदर। आगे बढ़ते दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप किसके कहा जाता है? ये कितनी बार ये प्रश्न आ चुका। मारवाड़ का जो प्रताप है रामचंद्र सेन को कहा जाता है। ज़्यादा इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किससे कहा जाता है? अगर प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है तो वो राय सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है राय सिंह को माना जाता है। आगे जो बात करने वाले हैं, आगे क्या बात करने वाले हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? अगर रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक पूछा गोविंदराज है। जालोर के कौन है? ध्यान रखना दोस्तों, कीर्तिपाल है। जालोर के कौन है? कीर्तिपाल दोस्तों। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित दोस्तों? अगर बनी ठनी का संबंध पूछा जाए, मेरे हिसाब से ये प्रश्न सभी को आता होगा। बनी ठनी का संबंध पूछा जाए किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी मतलब किशनगढ़ शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? तो नागरीदास या सावंत सिंह के शासनकाल को माना जाए, इनके शासनकाल में माना जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में किशनगढ़ शैली का क्या रहता है? स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। बनी ठनी मतलब किशनगढ़ शैली की खोज करने वाले दो व्यक्ति थे, डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन दोस्तों। तो डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। क्या कहा था दोस्तों? भारत की मोनालिसा। और बनी ठनी के नाक के अंदर कौन सा आभूषण है? तो ध्यान रखना, बेसरी आभूषण है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजपूत चित्रकला किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? ठीक है, तो निहाल चंद का जो संबंध है वो किशनगढ़ से, और इन्होंने बनी ठनी का चित्र संवारा था दोस्तों। किसका चित्र संवारा था? बनी ठनी का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडावा क्यों प्रसिद्ध दोस्तों? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, मंडावा जो प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। आगे जो बात करेंगे कि जूता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? अगर जूते हुए खेत पूछा जाए आपको, जूते हुए खेत के प्रमाण राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे। और इस कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया होता है दोस्तों। किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगी आयड़ सभ्यता। कौन सी दोस्तों? आयड़। कौन सी हो जाएगी? आयड़ दोस्तों। आगे जो 85 नंबर का जो प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है? राखलदास बनर्जी, डॉक्टर RC अग्रवाल, डॉक्टर गोपीनाथ और है कि अमलानंद ए घोष। ए घोष का मतलब होता है अमलानंद घोष। 1952 में। इन्होंने कब की थी? 1952 के अंदर की थी। चलो ठीक है दोस्तों, और प्रश्न आ गया। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? मानगढ़ जो स्थल है वो किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखना, मानगढ़ का जो संबंध है वो बांसवाड़ा से। यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को होता है। कब होता है दोस्तों? 1913 को। आगे चलते हैं। तारकिन का दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अगर तारकिन का उर्स या तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों? तो तारकिन से संबंधित कुछ भी आ जाए वो कहाँ होगा? नागौर के अंदर। कहाँ पर होगा? नागौर के अंदर। ठीक है। राजस्थान में दान चंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर दान चंद चोपड़ा की हवेली पूछी जाए तो दान चंद चोपड़ा की जो हवेली है सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ पर आता है दोस्तों? चूरू के अंदर। कहाँ पर आता है दोस्तों? चूरू के अंदर। आगे बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? वो बनवाई गई थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुंभा द्वारा बनवाई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुंभा द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाने वाला क्या हो जाएगा? कुंभा। क्या हो जाएगा? कुंभा। आगे बढ़ते हैं। किसको जल महलों की नगरी भी कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो जल महलों की जो नगरी है वो डीक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? डीक को। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है कि मुनाबाव किस जिले के अंदर है?
मुनाबाव है वो बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? मुनाबाव है वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर रेगिस्तान का जल महल पूछे तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटूडा का कुआं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो बात करेंगे, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर चश्मा किस किले में स्थित है? तो ये कौन सा किला है? तो ध्यान रखना, ये तारागढ़ किला। कौन सा किला है? तारागढ़ किला। संत महाव जी का संबंध किससे? ये प्रश्न सभी को आता होगा। संत महाव जी का जो संबंध है वो डूंगरपुर से। कहाँ से है दोस्तों? डूंगरपुर। डूंगरपुर से। कहाँ से है? डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? अगर हर घर पंचायत अभियान की बात करें तो वो रतनपुरा हनुमानगढ़ से होती है। कहाँ से होती है? शुरुआत होती है रतनपुरा हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों। और जो प्रश्न पूछा गया 96 नंबर का, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मेरा पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? इसमें असत्य कथन बताइए। तो इसमें जो असत्य जो कथन है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, 2022-23 का गोविंद माथुर को रचना हंसी का एक प्रार्थना दिया गया। ये सही है ना? ये क्या है दोस्तों? ये सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान अनुदान बजट किसके द्वारा पेश किया गया दोस्तों? तो ये दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया था। चलो ठीक है। आगे जो प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान में पाइराइट्स का खनिज कहाँ पर, भंडार कहाँ पर पाए गए? तो सालिदपुरा सीकर के अंदर। कहाँ पाए गए? सालिदपुरा सीकर के अंदर पाए गए। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, कौन सा है? सूरतगढ़। कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट हो जाएगा। आगे जो बात करते हैं, राज्य में अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन का किस जिले के अंदर? अमेरिकन कपास के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर। कहाँ पर होता है दोस्तों? श्री गंगानगर। ये आपकी 100 प्रश्नों की जो सीरीज थी दोस्तों ये पूर्ण हो जाती है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा दोस्तों। आपका हक बनता है कि लाइक करना वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर करना दोस्तों। ये जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी सीरीज़ को लेकर आना, और मैं आगे भी आता रहूँगा और हमेशा आता रहूँगा ऐसे सीरीज़ लेकर, कि मेरा मकसद है कि मैं 10 से 15 हज़ार जो प्रश्न है वो आपके सामने रख दूँगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आप इन वीडियो को देख लेना, आपकी जो तैयारी वो मजबूत हो जाएगी। टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ने के